हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तक्षशिला कोचिंग क्लासेस। आई होप आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं, आज हम लोग बायो पढ़ेंगे। चैप्टर 5th पढ़ेंगे। हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, उसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ। इनका आपका जो चैप्टर 5 था वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी वेरिएशन पे बेस्ड, जो और क्लास 12th का है। तो इसमें हमारा जो हमने पढ़ लिया था अभी तक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉ। मेंडल्स आपको पता ही है। मेंडल्स जो है गीगर जॉन मेंडल मैंने बताया था आपको। अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले की जो प्रीवियस वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसकी लिंक आप वहाँ से जाके उसका पार्ट देख लीजिएगा। तो मेंडल्स जो थे गीगर जॉन मेंडल, उन्होंने आपको पता ही है जेनेटिक्स दिया था। जेनेटिक्स में उन्होंने जीन्स दिया था, डिस्कवरी करी थी पी प्लांट्स की, हेरिडिटी वेरिएशन, ये सारी चीज़ें उन्हीं की बदौलत आप कह सकते हैं हमें पता चली थी। तो मेंडल्स के जो लॉ थे वो 3 तरीके के लॉ उन्होंने दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये 3 लॉ जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेनेटिक्स में। ये मेन बेस या कोर आप बोल सकते हो। जेनेटिक्स का जो कोर है वो मेन यही इन लॉ पे ही बेस्ड है, जो कि मेंडल्स ने दिए थे। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन इन लॉज में हुए हैं, लेकिन जो अगर कहा जाए कि मेन जो हाइपोथेसिस है, जो बेस्ड है, जो कोर है या रूट है जो जेनेटिक्स की, वो इन लॉ पे बेस्ड है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल्स ने बताया था कि जो हमें पता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्या होता है इसमें, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं ट्रांसफर्स? आपको पता होगा कि जो कोडिंग के फॉर्म में होते हैं, जो भी आपकी कैरेक्टर्स होते हैं वो एलील्स पे रहते हैं, ठीक है, जीन्स के फॉर्म में रहते हैं, और वो क्रोमोसोम्स पे रहते हैं, तो जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। तो डोमिनेंस में क्या है, 2 चीज़ें आएंगी, एक तो एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना, और एक होता है हाइड बोल सकते हो आप। अब इन दोनों वर्ड को हम नॉर्मल लैंग्वेज में देख रहे हैं, इन दोनों का अलग से बोला जाता है। इसका मतलब होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट, और हाइड मतलब होता है रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट वर्ड का मीनिंग बताया उन्होंने, मतलब 2 चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र तो होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं हमारे हिडन रह जाते हैं। जैसे कि हमने अगर क्रॉस कराया है, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लेके भी देखा कि जब वो क्रॉस कराते हैं तो एक ये टॉल प्लांट ले लिया उनने, ठीक है, और एक ये ड्वार्फ ले लिया, ड्वार्फ मतलब बोना, टाल मतलब लंबा। इन दोनों का जब उन्होंने क्रॉस कराया, ये आपकी F1 जनरेशन मिली, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में उन्हें इस तरीके की कुछ वैरायटी मिली, जिसमें क्या हुआ, क्या F1 जनरेशन में एक पेरेंट जो है, T मतलब ये जो बड़ा कैपिटल लिखा हुआ है, जब इन्होंने क्रॉस कराया आपस में, तो क्या होगा कि जो जनरेशन के एक कैरेक्टर की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में जो एक पेरेंट के जो कैरेक्टर रहेंगे, ये क्या हैं, ये आपके पेरेंट हैं, ठीक है। ये क्या बने, ये आपके ऑफस्प्रिंग, या फिर आप बोल सकते हो गैमेट्स बने, और ये आपका क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पेरेंट के सिंगल पेरेंट के जब आते हैं गैमेट्स और आपस में क्रॉस करते हैं, तो जो हाइब्रिड बनता है, या F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें क्या होता है, एक पेरेंट के कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, मतलब दूसरे पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखाई नहीं देते, वो रेसेसिव हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, और एक पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। उसी को उन्होंने बोला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब ये फिनोमेना दिया है, उन्होंने बताया है कि हमेशा जनरेशन टू जनरेशन, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इससे बहुत अच्छा मतलब एक आप इफ़ेक्ट या यूज़ आप बोल सकते हो इसका ये होता है, या बेनिफिट इसका ये होता है
बेनिफिट बोल सकते हो आप, ये होता है कि क्या जब एक पेरेंट के कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस हो गए, दूसरे पेरेंट के नहीं हो पाए, तो उसमें काफ़ी सारी जैसे कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक म्यूटेशन आ रहा है या कोई भी बीमारी है, तो वो क्या होती है, उसके कारण वो एक पेरेंट के, सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के कारण दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर की सप्रेस हो जाती है, रेसेसिव हो जाती है, और वो बीमारी जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके फादर को डायबिटीज़ है, तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन जो आपके डॉटर या सन जो होंगे उसके मतलब आप में डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस आपका यहाँ पे पड़ रहा है, डोमिनेंट हो रहे हैं फादर के कैरेक्टर, एक्सप्रेस नहीं रेसेसिव हो रहे हैं। मदर की वजह से हो सकता है नहीं आ पाए, एक कैरेक्टर के, एक पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होने दे रहे हैं और एक पेरेंट के कैरेक्टर रेसेसिव हो जा रहे हैं। तो इस कारण लेकिन ये हो सकता है कि ये फिर अगर हम अगेन जब हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे टीटी से, अगेन जब ये दोबारा किस क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, तो F2 जनरेशन में पॉसिबिलिटी है कि ये अपने जो कैरेक्टर हैं वो फिर से रिज्यूम कर ले। हो सकता है कि डायबिटीज़ थर्ड जनरेशन में, या फिर आप F2 जनरेशन में बोल सकते हो कि आ जाए। तो ये कभी भी अपने कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअली कभी भी ख़त्म नहीं होते, इनकी आइडेंटिटी इनकी मेंटेन रहती है। लेकिन इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि क्या होता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर जब एक्सप्रेस होते हैं तो उसमें कुछ बीमारियां, जैसे कि एग्जांपल के लिए डायबिटीज़ मैंने बताया आपको, हीमोफीलिया होता है, और भी काफ़ी सारी ऐसे जो हैं आप कह सकते हो कि डिजीज़, जैसे कि अनीमिया हुआ, ये सारी डिजीज़ जो होती हैं ये क्या होती हैं, डोमिनेंस के कारण एक्सप्रेस नहीं होती हैं, वन पेरेंट से अदर मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, और जिस कारण हमें बीमारियां ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। तो मेंडल्स का ये लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ लॉ। देखते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नाम से ही पता चल रहा है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेट, है ना, जो मेंटेन करे अपनी क्या आइडेंटिटी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग मेंडल्स ने ये बताया था कि जब भी कोई प्योर मतलब क्या होता है, दो पेरेंट्स हैं आपके, दोनों के इंडिविजुअल क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, ठीक है, और एलील्स हैं, और अपने अपने कैरेक्टर हैं। मेल पेरेंट अलग अपने गैमेट बनाता है, फीमेल पेरेंट अपने अलग गैमेट बनाती है। तो ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन या स्पोरोजेनेसिस के जब प्रोसेस होती है, तो वो दोनों अपने कैरेक्टर्स जो रहते हैं या क्रोमोसोम्स जो रहते हैं उनके, तो वो कैसे होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, प्योर होते हैं, मतलब उनमें कोई भी मिक्सअप नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी जो रहती है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो वो ही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब उसमें क्या होता है, फिर क्या होता है आगे जब हम क्रॉस कराते हैं, मतलब दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों के गैमेट्स का, तो फिर वो एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों के कैरेक्टर जाते हैं और दोनों के कैरेक्टर ही अपना अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब अपना अपना आइडेंटिटी जो है मेंटेन करके रखते हैं, सेग्रीगेशन में रखते हैं। ये नहीं कि ओवरलैप कर लिया, इस मिक्सअप नहीं होते दोनों के कैरेक्टर, वो सिंगल जो ऑफस्प्रिंग आपका बनेगा उसके अंदर वो सेपरेट सेग्रीगेट करके रहेंगे। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे कि मेंडल्स ने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, उन्होंने प्योर टी प्लांट टी लिया था डार्फ, और प्योर डार्फ लिया था, दोनों का क्रॉस कराया था। तो यहाँ पे जब उनके गैमेट्स बन रहे थे, तो ये गैमेट्स जो थे ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रख रहे थे, इनके जो कैरेक्टर्स थे वो इनके अपनी कैरेक्टर्स जो थे वो मेंटेन करे हुए थे, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग दी गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस। और जब वो क्या कर रहे थे, ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे थे, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वो अपने कैरेक्टर की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं, उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब अपना अलग से, मतलब असॉर्टेड होना, मतलब इंडिविजुअली सेपरेट होना। इसमें क्या होता है, जैसे कि क्रॉस कराते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको पता था कि एक के कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, दूसरे के रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो पाते, हाइड हो जाते हैं। तो इसमें यही असॉर्टमेंट को लेकर बात की गई कि जब आप क्या कराते हो, अभी आप सिंगल करा रहे थे कैरेक्टर टॉल और ड्राफ्ट ले रहे थे, लेकिन मेंडल ने क्या किया, जब उन्होंने ज़्यादा कैरेक्टर वाले मतलब प्लांट्स का यूज़ किया, पी प्लांट का, जैसे कि उन्होंने क्या किया,
पी प्लांट लिया और इसमें दो वैरायटी उन्होंने ली। दो वैरायटी कैसे ली? एक तो येलो कलर की ली पी प्लांट और एक ग्रीन कलर की ली, ठीक है। और उसमें येलो कलर के क्या लिए? राउंड सीड लिए, ठीक है। और इसमें ग्रीन क्या लिए? रिंकल्ड लिए। रिंकल्ड मतलब होता है सिकुड़े हुए, इस तरीके के सीड लिए। और पी प्लांट में इन्होंने वैरायटी किसकी कर रहे हैं? ये पी प्लांट की कर रहे हैं। इस तरीके की उन्होंने वैरायटी ली। और तब उसमें क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक से ज़्यादा मल्टीपल कैरेक्टर का आप क्या कराते हो, क्रॉस कराते हो आपस में पेरेंट्स के गैमेट्स के, तो क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती हैं। तो यही था कि और वैरायटी देखने को मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि खुद ब खुद क्या होते हैं, कैरेक्टर जो एलील्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो अकॉर्डिंगली अपने आप खुद जाकर पेयर से क्या होते हैं, मैचअप हो जाते हैं, अपने फ्यूजन कर लेते हैं और खुद ब खुद असॉर्टेड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनका कराया कैसे। उन्होंने क्या किया, येलो राउंड लिए सीड, ग्रीन रिंकल्ड लिए, ठीक है। ये रिंकल्ड सीड है। अब उन्होंने जैसे राउंड सीड का ले लेते हैं अपन आर राउंड, ठीक, ये येलो है, राउंड है, और ये वाई से हमने क्या कर दिया, ये दो कैरेक्टर्स पेयर्स में है, ठीक है। एक एक नहीं ले रहे हैं, दो कैरेक्टर ले रहे हैं, येलो का अलग ले रहे हैं, राउंड का अलग ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे रिंकल्ड का ले लेते हैं स्मॉल आर और इसको स्मॉल वाई से डिनोट कर देते हैं। ये रिंकल्ड क्या हो गए, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन कलर को शो कर रहे हैं। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें से वैरायटी क्या आएगी, आर वाई आएगी, और इसमें इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर और वाई। ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके पेरेंट, ठीक है। ये बन गए आपके गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब इनको हम क्या कराएंगे, इनका पॉलिनेशन मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बनेगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, मतलब ये क्या बने, ये राउंड येलो कलर का हमें वैरायटी मिली, राउंड येलो। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैपिटल हमेशा जो लिखा जाता है कैपिटल में वो क्या होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, और छोटे स्मॉल में जो लिखे जाते हैं वो रेसेसिव होते हैं। तो जब इनकी वैरायटी मिलती है तो इस तरीके की वैरायटी लिखी जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि राउंड वाला और येलो वाला सीड जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है और ये जो है ये डोमिनेंट हो रहा है। तो ये हमें क्या मिली, ये हमें F1 जनरेशन मिली, ठीक है। ये आपकी F1 जनरेशन। जब इसका हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, हमने इसी का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया सेम, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, इन्हीं के कैरेक्टर्स का इन्हीं के साथ हमने फिर से पॉलिनेशन कराया। तो क्या होगा, फिर हमें वैरायटी मिलेगी और वो वैरायटी हमें कई प्रकार की मिली। मतलब आप बोल सकते हो कि F2 जनरेशन में हमें 9:3:3:1 की वैरायटी मिली। अब ये 9:3:1 कैसा हुआ, मतलब हमें येलो कलर के येलो राउंड सीड मिले 9, फिर येलो ही कलर के हमें रिंकल्ड सीड मिले, मतलब हमें वैरायटी मिली कितनी, 3, फिर ग्रीन कलर की राउंड सीड मिले फिर हमें 3, और ग्रीन कलर के रिंकल्ड सीड मिले हमें कैसे 1। मतलब 9:3:1 वाला जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जब आप जितने ज़्यादा मल्टीपल कैरेक्टर्स, मतलब यहाँ पे आप देख लो 4 तरीके के कैरेक्टर आपको मिले और उन हमने यूज़ कितने किए थे, 2 कैरेक्टर यूज़ किए थे, दो क्या आप 4 ही बोल सकते हो, लेकिन उसमें वैरायटी हमें कितनी सारी मिल गई, इतनी सारी वैरायटी मिल गई। मतलब खुद ने जाके जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो खुद ने जाके अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस किया और अपने आप को डोमिनेट किया और अपने कैरेक्टर्स इस तरीके से बताए। मतलब 9 वैरायटी हमें येलो सीड की, येलो रिंकल्ड सीड की 3, ग्रीन राउंड की हमें 3, ग्रीन रिंकल्ड की हमें 1, इस तरीके से हमें वैरायटी मिली। दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये याद रखिएगा 9:3:1 जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, और इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल वैरायटीज़ होती हैं, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था जिसमें क्या हो रहा था, कैरेक्टर्स अपने क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस हो रहे थे और कुछ हाइड हो रहे थे, कुछ रेसेसिव थे। तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि वही कैरेक्टर्स क्या हों, पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो पाए। मतलब F1 जनरेशन में आपको जो हाइब्रिड आपको मिल रही थी F1 जनरेशन की, वो क्या कर रही थी, डोमिनेंट हो रही थी, एक पेरेंट के कैरेक्टर दूसरे पेरेंट को सप्रेस कर रहे थे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स एक दूसरे को सप्रेस कर ही नहीं पाते, मतलब पूरा डोमिनेंस नहीं हो पाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसकी क्या है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मतलब एक प्लांट होता है जिसको 4 क्लॉक प्लांट बोला जाता है, ठीक है। ये प्लांट होता है, एक होता है स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन। ये सारे जो हैं, ये क्या हो रहा था, जब मेंडल्स आए थे, मेंडल्स ने तो एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब मेंडल्स के लॉ को फिर फॉलो किया और उन्हें बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग कराई, आपस में अलग अलग कैरेक्टर्स की, खूब सारे कैरेक्टर्स लेके उनने जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो उन्होंने अलग अलग वैरायटी देखी। तो उसी से ये एक हमें टर्मिनोलॉजी पता चली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये एक प्लांट है, ये दोनों वैरायटी जब उन्होंने करवाया था, मतलब इन दोनों में क्रॉस नहीं कराया, ये एक इंसेक्ट है और ये एक प्लांट है, तो इन दोनों में भी एग्जाम्पल्स उन्होंने देखे। अब जैसे कि अगर हम 4 प्लांट है उसका देख लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेड कलर का फ्लावर लिया था, ठीक है, और एक वाइट कलर का फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर लिया। अब इनका इन्होंने जब क्रॉस गैमेट्स बनाए, गैमेट्स कैसे बनेंगे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ऐसे आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। अब इसके जब गैमेट आएंगे तो सिंगल गैमेट लेंगे हम, क्योंकि हम मोनो हाइब्रिड करा रहे हैं, एक एक कैरेक्टर ले रहे हैं, डबल डबल नहीं करा रहे। जैसे अभी हमने देखा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, उसमें मल्टीपल एलील्स वाले कैरेक्टर्स लिए थे, तो अभी हम सिंगल ले रहे हैं। ये आपके बन गए क्या, गैमेट, ठीक है। अब इन्होंने ये जो गैमेट बनाया, इनका क्या कराया, फिर क्रॉस पॉलिनेशन, आर मिला, फिर इसका इन्होंने फिर क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो क्या हुआ, ये जो बना था ये F1 जनरेशन थी आपकी, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि उसी जो कैरेक्टर्स आए हैं उन्हीं का दूसरे साथ में, मतलब सेम प्लांट का आपस में क्रॉस करा देना, दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। तो उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उनको क्या मिला, उनको 4 वैरायटी मिली, जिसमें 25% जो था उनको रेड कलर के मिले। एक और चीज़, जब उन्होंने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का कराया तो यहाँ पे उनको क्या हो रहा है, आप देख रहे होगे मैंने ऐसे लिख दिया है, ये गलत लिखा है। इसमें यहाँ ये हो रहा है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं हमें वो अलग ही तरीके के मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वैरायटी मिल रही है वो ना ही रेड फ्लावर की मिली ना ही वाइट फ्लावर की मिली, एक अलग ही वैरायटी मिली थी जिसको बोला गया था पिंक कलर का फ्लावर उनको मिला था। मतलब यहाँ मिलना हमें क्या चाहिए था, रेड फ्लावर मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एक पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, लेकिन वो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हुआ, यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ, पूरा नहीं हो पाया। और यहाँ पे जो वैरायटी मिली हमें वो पिंक फ्लावर की मिली, जिसके कारण हमें रेड की जो वैरायटी है वो 25% मिली। पिंक फ्लावर की हमें वैरायटी F2 जनरेशन में, ये किस में मिल रही है हमें, F2 जनरेशन में। और पिंक फ्लावर की जो वैरायटी मिली वो हमें कितनी मिली, 50% मिली, और 25% हमें वाइट की मिली। तो इस तरीके से आपका क्रॉस ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर जो होते हैं, जीनोटाइप मतलब जो नहीं दिखते और फिनोटाइप जो दिखते हैं, एक्सप्रेस कर जाते हैं, तो वो कैरेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल नंबर में रहते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। इसी को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, एक और चीज़ कि मेंडल्स के लॉज के अकॉर्डिंग या मेंडल्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी उसने लॉ दिए थे या थ्योरी दी थी, उसका हमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिला। पहला ये बोल सकते हैं आप कि आपको कई सारी वैरायटीज़ के जो चीज़ें ऑलरेडी इन्वायरमेंट में नहीं है, एग्जिट नहीं करती हैं, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट कलर्स के, अलग अलग वैरायटीज़ के, हाइब्रिड्स के क्रॉप्स और बहुत सारे आप बोल सकते हो प्लांटेशन कर लिए, ये एक बेनिफिट मिल गया उनको। दूसरा, उन्होंने प्लांट के अलावा एनिमल्स में भी क्रॉस कराया, जिससे उन्हें काफ़ी सारे ब्रीड्स मिले, डॉग के, काऊ के, हैन के, चिकन के। तो इन सब के क्या हुए, अलग अलग उनको ब्रीड्स मिले, जिसके कारण वो अलग अलग जगह उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको यूज़ किया गया। तो ये मेंडल्स के एक बेनिफिट भी हैं, ये आप याद रखिएगा।
ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नया टॉपिक है हमारा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको आप हेरिडिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। क्रोमोजोमल थ्योरी जो थी, जैसे कि हमें पता है कि मेंडल्स ने अपना जेनेटिक्स में बहुत अच्छा योगदान दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि उनके जो भी थीसिस या थ्योरीज थे वो स्कोप ना होने के कारण या इतना एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो उसको अपने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए और वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही उनके टाइम में। 1875 समथिंग में उन्होंने ये थ्योरी दी थी, तो इससे क्या हुआ, पब्लिसिटी भी नहीं हो पाई, तो इससे उनकी जो थ्योरी थी वो सप्रेस हो गई। लेकिन जब कुछ समय बाद 1900 में आप बोलोगे 1900 समथिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि रेशर मार्क है, वॉन, डी वेराइज, ये सारे जो साइंटिस्ट आए, इन लोगों ने जब उन्हीं की थ्योरी को फिर से रिपीटेडली पढ़ा, देखा, तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, मेंडल्स की जो थ्योरी है वो वैलिड है। जस्ट वो आप फिनोटाइपिकली या फिर आप बोल सकते हो फिजिकली एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पाए, इस वजह से उनकी थ्योरी को एडमायर नहीं किया गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा रीज़न ये भी था कि क्या था कि वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, मतलब जो भी वो अपना थीसिस लिखते थे वो क्या करते थे, वो मैथ्स के फॉर्म में लिखते थे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते थे। मैथ्स को वो बोलते, कुछ साइंटिस्ट उनको पागल भी बोलते थे, क्योंकि मैथ्स में बायोलॉजी को एक्सप्रेस करना, बायो को एक्सप्रेस करना इज़ नॉट द करेक्ट वे, उनका ये मानना था, मतलब अदर साइंटिस्ट का। इस वजह से भी उनकी थ्योरीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन बाद में उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, नोबेल प्राइज़ भी उन्हें दिया गया इसकी वजह से, और यूनिवर्सल मेंडल्स लॉ सभी जगह एडमायर भी किया गया। अब क्रोमोसोमल थ्योरी जो इनहेरिटेंस की है, इसका मतलब यही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दी थी आपकी सुटन और बोवरी ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 1900 समथिंग में दी थी। इन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, हमेशा क्या होता है, एलील्स रहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है अगर देखा जाए तो एलील्स रहेंगे। एलील्स हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ये पेयर्स के फॉर्म में किस पे रहेंगे, जीन बनाएंगे, और ये जीन जो रहेंगे सेम जीन, हमेशा याद रखिएगा, जीन जो होते हैं सेम जीन, वो किस पे रहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे रहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हैं, आपको क्रोमोसोम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल का जो जीन्स या पेयर्स के फॉर्म में एलील्स जो कैरेक्टर्स हैं, इनके अंदर हमारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये रहेंगे, या इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स का ऐसे आविष्कार हुआ कि जब ये आए, बोवरी एंड सटन, तो इन्होंने क्या किया, जब माइक्रोस्कोप आ गया था उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसे सेल के अंदर क्या करा, सेल के अंदर उन्होंने, सेल डिवीज़न जब होता है, सेल डिवीज़न के अंदर उन्होंने ये चीज़ देखी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो सेल डिवीज़न होने से पहले डिवाइड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीज़न, और उसके अंदर क्या है, सेल डिवीज़न के अंदर आपका रहेगा क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल जो है वो डिवाइड हो रहा है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, तो उसको उन्होंने क्या बोला, क्रोमोसोम बोला। और क्रोमोसोम्स को उन्होंने पता कैसे लगाया, थ्रू दी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पे जब आप क्या करोगे, उन्होंने सेल मटेरियल लिया, सेल मटेरियल को माइक्रोस्कोप पे स्टैन करके देखा। स्टैन करने से क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसके कारण उन्हें पता चला कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो सेल डिवीज़न होने से पहले डिवाइड होते हैं, और उसके थ्रू उन्होंने, और वही जो है वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कोड करते हैं, वही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। उसी के बेसिस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का मतलब डिस्कवरी फाइंड आउट हुआ। अब एक और चीज़ इसमें ये बताई गई है कि जैसे इन लोगों ने जब ये सब क्रोमोसोम्स, हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम्स हैं, एलील्स कहाँ हैं, जीन्स कहाँ हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि और आगे इसको पता लगाने के लिए उन्होंने एक फ्लाई ली, ठीक है, मतलब एक जिसका नाम था डोर्सोफिला मेलेनोगेस्टर, डोर्सोफिला बोल सकती हो, मेलेनोगेस्टर, ठीक है, मेलेनोगेस्टर।
मेलेनोगैस्टर ये ड्रोसोफिला जो थी ये फ्लाई थी, इसको लिया उन्होंने। ये वैरायटी ऐसी थी, क्या होता था ये वैरायटी इसीलिए उन्होंने ली क्योंकि ये सिंथेटिक मीडियम में नॉर्मली अगर देखा जाए इसको ज़्यादा अच्छे कोई ऐसे इन्वायरमेंट की या बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये नॉर्मल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर जाती है इजीली। मतलब ये इसके हाइब्रिड्स या इसका अगर हम म्यूटेशन, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो वो इजीली हो जाता है और उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है। साथ ही एक मेटिंग कराते हैं हम, एक बार अगर पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, बोल सकते हो क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लाइज या हाइब्रिड इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बना लेती है। तो इसीलिए इन्होंने प्रैक्टिकल किस पे किया, फिर ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे किया। मेलेनोगैस्टर से उनको और भी अच्छी चीज़ें पता चली। उन्हें किस चीज़ के बारे में पता चला, उन्हें सेक्स लिंकेज के बारे में पता चला। मतलब कि किस क्रोमोसोम्स के कारण, क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता होने चाहिए। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ 22 क्रोमोसोम्स होते हैं एक में सिंगल, जिनको ऑटोजोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोजोम्स। और इसके बेसिस पे, मेलेनोगैस्टर के बेसिस पे सेक्स लिंकेज की डिस्कवरी हुई। सेक्स लिंकेज के बेसिस पे हमें एक थर्ड क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला जिसको बोला जाता है XY या XX, जिससे ये भी पता चला आगे कि जो XX क्रोमोसोम्स हैं, जो एक सिंगल XX, ये ऑटोजोम्स ये तो रहेंगे ही, लेकिन जो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम्स होगा वो क्या डिफाइन करेगा, सेक्स, मतलब कि मेल है या फीमेल है वो डिफाइन करेगा। तो इस बेसिस पे उन्हें आगे मेल और फीमेल के बारे में पता चला। उन्हें ये पता चला कि जो मेल होते हैं, जब इन फ्लाइज का क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो XY इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड XX इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल। मतलब जब हम बोलते हैं कि लड़का हो गया लड़की होगी, हाइपोथेसिस किया जाता है, तो ये जो निकाला गया है ये 50% बेसिस पे निकाला गया है। मतलब कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड किसके क्रोमोसोम पे करता है, हमेशा मेल के क्रोमोसोम पे। जब आपकी मेटिंग की प्रोसेस होती है, जब ओवम से स्पर्म मिलता है तो 50% चांसेस होते हैं कि उसमें XX क्रोमोसोम जाए। ये बाकी 22 तो जाते ही हैं, लेकिन 50% चांसेस XX क्रोमोसोम्स के होते हैं, 50% चांसेस XY के होते हैं। तो देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमन के, मतलब वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि फीमेल ही होगी, मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बायोलॉजिकली, हाइपोथेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि मेल के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम्स, और वो भी स्पेसिफिक जो रहता है Y क्रोमोसोम होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं मेल कैरेक्टर के, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये किसके बेसिस पे पता चला हमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। मतलब जब क्या हुआ आगे, जीन्स, एलील्स, ये सब हमें पता चल गए, कैरेक्टर्स पता चल गए, तब सुटन बॉबरी ने सेल डिवीजन किया। सेल डिवीजन से न्यूक्लियस हो रहा था डिवीजन, सेल डिवाइड हो रही थी, फिर न्यूक्लियस में कुछ डिवीजन उन्होंने देखा जिसको उन्होंने बोला क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजाइगस, होमोलोगस बोल सकते हो आप, और एक होता है हेट्रो। होमोलोगस भी बोला जाता है इसको, होमोजाइगस भी बोला जाता है, जाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस, ये याद रखिएगा। मतलब अलग अलग, जब कैरेक्टर्स क्रोमोसोम के अलग अलग हों तो हेट्रोजाइगस जाइगस बोला जाता है, जब सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हो तो होमोजाइगस बोला जाता है। तो उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप में उन्होंने कुछ कलर्ड मटेरियल को देखा जो कि क्या था, डिवाइड हो रहा था, मतलब सेल डिवीज़न के अंदर उसका डिवीज़न हो रहा था। उस बेसिस पे उन्होंने क्रोमोसोम्स की थ्योरी देखी और उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जाते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो होते ही हैं। साथ में उन्होंने जब ये ड्रोसोफिला का क्या करवाया, मेलेनोगैस्टर का क्रॉस लिंकेज कराया, तो उन्हें सेक्स के बारे में भी पता चला कि मेल और फीमेल किस तरीके से आते हैं या पॉसिबिलिटी कैसे देखी जाती है। तो ये थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।